हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपका सर शाश्वत मिश्रा, जो है आपका बायोलॉजी मेंटर। मैं आपको क्लास 11 की पूरी बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। और ये देखिए आपका ये है पूरा सिलेबस को देख के डरना नहीं है। सिलेबस तो थोड़ा बड़ा है लेकिन मज़ेदार भी है। और ये भी जान लीजिए कि अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप अच्छा नीट में स्कोर कर सकते हैं 360 प्लस। जितने भी यूनिट्स हैं सब इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बता दूं, पहला यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहले उसमें पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? पहले हम पढ़ते हैं कि लिविंग वर्ल्ड कितना बड़ा है, कितना ब्रॉड है, उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर उसका अगला चैप्टर हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब हमने ये तो जान लिया कि कितना बड़ा बायोलॉजिकल लिविंग वर्ल्ड है। अब उसमें जो अंदर क्लासिफिकेशन हुए, सब क्लासिफिकेशन, जैसे जानवरों को अलग रखा गया है, पेड़ पौधों को अलग रखा गया है, एल्गी को अलग रखा गया है, यूनिसेलुलर्स को अलग रखा गया है, एनिमल्स को अलग रखा गया है। एनिमल्स में भी क्लासिफिकेशन है, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। फिर अब जैसे हम लोग का जो मेन सिलेबस रहता है वो ह्यूमन पे और प्लांट पे रहता है, जिसे हम कहते हैं जूलॉजी और बॉटनी। तो इस कारण से हम लोग का जो सिलेबस है उसमें अगला चैप्टर जो आता है प्लांट किंगडम, उसमें सारे प्लांट्स के बारे में बताया गया है। जैसे कि ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इस तरह के सारे कैटेगरी में डिवाइड किया गया सारे प्लांट्स को। और उसके बाद आता है अपना एनिमल किंगडम, जिसमें हम लोग आते हैं। हम लोग में मतलब ऑर्गेनिज्म तो एक छोटा सा कीड़ा भी है, मैं भी हूँ, एक कॉकरोच भी है, एक डायनासोर भी था। सारे के सारे तो ऑर्गेनिज्म ही है और वो भी सारे एनिमल्स ही हैं। उन सबों को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करेंगे। जैसे डायनासोर, लिजर्ड, ये सब किसमें आते हैं? रेप्टाइल्स में आते हैं। जैसे कि हम आते हैं मैमल्स में। फिर इसके बाद अपना सेकेंड जो यूनिट है, इसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड प्लांट्स, एनिमल एंड प्लांट्स दोनों के बारे में पढ़ना है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि एनिमल किस किंगडम में रखना है, कहाँ रखना है, उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी तो पढ़ना पड़ेगा हमें, वो भी तो जरूरी है। जैसे कि अब इसमें शुरुआत करते हैं पहले प्लांट्स के बारे में, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसको हम लोग कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स। और उसके बाद आता है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहरी कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजी मतलब जैसे आप बाहरी जिस चीज को छू सकते हैं उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एनाटॉमी किसको कहते हैं? अंदर के आंतरिक स्ट्रक्चर्स को एनाटॉमी कहते हैं। उसको फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में उसमें पढ़ना है। फिर उसके बाद अपना 7th चैप्टर जो आता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसमें हमें क्या पढ़ना है? अपने बारे में, कि हम लोग कैसे पहले सिंगल सेल बनता है, सेल के कंबाइंड रूप से टिश्यू बनता है, और टिश्यू के ग्रुप से क्या बनता है? ऑर्गन के ग्रुप से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम के ग्रुप से ऑर्गेनाइजेशन बनती है, ऑर्गेनिज्म बनती है। तो इस तरह इसमें हमें पढ़ना है। जैसे सेल्स, कौन से सेल किस तरह बिहेव करते हैं, किस तरह टिश्यू कौन से बिहेव करते हैं। फिर अगला जो अपना 3rd यूनिट है सेल के बारे में, पूरी जो स्टडी है इसमें सेल के बारे में है। अब ये तो हम लोग पढ़ लिए कि क्या कहते हैं, कैसे फंक्शन करता है। अब ये बेसिक यूनिट के बारे में भी तो पढ़ना जरूरी है अपने। तो सेल जो होती है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, पहला ये 9वां चैप्टर है इस यूनिट का। इसमें हम लोग सेल के बारे में सारे ऑर्गेनेल सेल के पढ़ने हैं। और सेल में जितने भी टाइप के आपके माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सारे जितने भी ऑर्गेनेल होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। और कैसे फंक्शन करता है सेल। सेल अगर अच्छे से फंक्शन करेगा तभी ना हम लोग अपना लिविंग अच्छे से कर पाएंगे। फिर उसके बाद अगला चैप्टर जो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब आप मान लीजिए आपके पास एक सेल है, लेकिन अगर आपको डिवाइडिंग करने की कैपेसिटी ना रहे तो क्या आप जी पाएंगे? एक सेल से आप क्या बन सकते? कुछ नहीं। तो अगर आप सेल को डिवाइड करेंगे तभी ना डिवीजन से और ज्यादा मतलब ऑर्गेनिज्म बढ़ेगा। तो इस कारण से सेल का डिवीजन भी बहुत जरूरी है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन भी इसमें हम पढ़ेंगे, जिसमें हम फेजेस, फेज G1 फेज, G2 फेज, सारा फेज पढ़ेंगे। सेल डिवीजन कैसे होता है वो पढ़ेंगे। फिर इसमें अपना जो 10वां चैप्टर है उसको कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में हम लोग सारे जितने भी बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। जैसे हमारे शरीर में क्या जरूरी है जिंदा रहने के लिए? हम लोग ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ये क्या है? एक बायोमॉलिक्यूल है। और उस बायोमॉलिक्यूल को सिंथेसाइज होने के लिए कैसे उसका हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है, सभी चीजें हमें ब्रीफ में पढ़नी पड़ेंगी। तो बच्चों पिछले कुछ यूनिट्स में आपने प्लांट के बारे में तो पढ़ लिया था कि इसको किधर रखना है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म पर रखना है, आप इधर पढ़ ली। अब उसके आगे आपको ये पढ़ना है कि किसमें कैसे प्लांट में आगे का प्रोसेसेस होता है उसके जीवित रहने के लिए। जैसे अब ट्रांसपोर्ट हम लोग में जरूरी है, तो प्लांट में भी जरूरी है। इसलिए हम लोग को 11th चैप्टर जो पढ़ना है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स,
जैसे अब प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, रूट से टिप तक उसमें वाटर जाता है, किसकी मदद से जाता है? ट्रांसपोर्टेशन की मदद से ही ना जाता है। तो उसमें जाइलम, फ्लोएम और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण वो वाटर हो गए, मिनरल्स हो गए, डाउन टू टॉप बॉटम जाता है प्लांट्स के। फिर उसका अगला चैप्टर जो है मिनरल एंड न्यूट्रिशन। अब जैसे हमें भोजन चाहिए जीवित रहने के लिए, प्लांट्स को भी तो चाहिए मिनरल्स, कुछ पानी चाहिए, मिनरल्स चाहिए और बहुत सारे आयंस चाहिए। उस तरह प्लांट को जो जो मिनरल्स और न्यूट्रिशंस की जरूरत रहती है उसको हमको इस चैप्टर में उसके बारे में पढ़ना है। फिर प्लांट ऐसा एक दुनिया में प्राणी है जो खुद का खाना स्वयं बनाता है। दुनिया सारी खाती है दूसरे का, लेकिन वो प्लांट ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है वर्ल्ड में जो खुद का खाना स्वयं बनाता है। और उस जो प्रोसेस होती है उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस के कारण ही हम लोग जो फ्रूट्स खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, बहुत सारे हम फ्लावर्स भी खाते हैं, उसको जो हम लोग खाते हैं वो इसके फोटोसिंथेसिस के कारण ही बनती है। अब रिस्पायरेशन भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर रिस्पायरेशन ना करें प्लांट्स ना, तो मैं और आप ऑक्सीजन नहीं ले सकते। सबसे बड़ा फैक्टर है जीवित रहने का। आपको ये बहुत ही ज़रूरी है कि प्लांट्स अपने आसपास जो है उनको केयर करें और उसको सनलाइट प्रॉपर दें, जिसके कारण उसमें रिस्पायरेशन होगा। फोटोसिंथेसिस के समय जो रिस्पायरेशन करता है प्लांट, उसी में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। वैसे तो नाइट में जब वो रिस्पायरेशन करता है प्लांट, तो नॉर्मली हम लोग की तरह ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, लेकिन रात सवेरे टाइम जब वो अपना प्रोडक्शन चालू रखता है उस समय पे वो ऑक्सीजन लेता है अपने अंदर, मतलब ऑक्सीजन आउटहेल करता है, सॉरी। और फिर अगला जो चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें जैसे प्लांट में ग्रोथ भी एक जरूरी ही होती है, जैसे पीजीआर होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और बहुत सारे ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं जो प्लांट को ग्रो करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। थोड़ा सा माफ कर देना, स्लिप ऑफ टंग हो जा रही है मेरे लेक्चर के बीच में, मेरा फर्स्ट लेक्चर है ना, सॉरी बच्चों। फिर अगला जो यूनिट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है हर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप आगे अपना नीट परस्यू करना चाहते हैं, या फिर आप पैरामेडिकल में जाना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, या आप बीएससी बायोलॉजी भी करना चाहते हैं, तो एक यूनिट होती है जूलॉजी। उसके ये जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ही, उन्हें हम कहते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। मेरे और आपके अंदर जो प्रोसेस चल रही है ना, वो सारी स्टडीज हम इसमें करते हैं। जैसे खाना खाना, सांस लेना, ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में करना, पढ़ना, सारा प्रोसेस इसी चैप्टर्स में मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहला इसमें जो चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सबसे बेसिक नीड ह्यूमन की, खाना। रोटी पानी कपड़ा और मकान कहते हैं ना, जो रोटी इसमें मेन फैक्टर प्ले करती है, वो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के वजह से ही हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर फूड नहीं डाइजेस्ट हो पाएगा, हम लोग शरीर में ग्लूकोज नहीं बन पाएगा, तो लोग जीवित नहीं रह पाएगा। भोजन ना करेंगे तो आप जीवित रह सकते हैं? आप बताइए, नहीं रह सकते। इस तरह हम लोग भी भोजन करना जरूरी है, और उसको पाचन क्रिया करने के लिए डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे कैसे भोजन बकल कैविटी में कैसे जाता है, इसोफेगस में कैसे आता है, स्टोमक में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम से कैसे बाहर निकलता है फीटल मटेरियल के थ्रू। फिर उसका अगला चैप्टर जो आता है ब्रीथिंग एंड एक्सहेल ऑर्गेनिज्म। सांस लेना भी जरूरी है, खाना ही जरूरी नहीं है, केवल सांस लेना भी जरूरी है। तो अगर आप सांस नहीं लेंगे तो आपके शरीर का पूरा बॉडी का जितना ब्लड होता है सारा टॉक्सिक ब्लड हो जाएगा। आपके ब्लड को ऑक्सीजनेट रखने के लिए ब्रीथिंग एंड एक्सहेल ऑर्गेनिज्म नाम का ये चैप्टर है, ये पढ़ना बहुत जरूरी, जानना बहुत जरूरी है आपका, कैसे ब्लड ऑक्सीजनेट होता है। तो ये इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सहेल ऑर्गेनिज्म, जो हम लोग लंग्स में एयर लेते हैं, एल्वियोलाई में जैसे कैप्चर होता है ब्लड ऑक्सीजन के थ्रू, ऑक्सीजन में ब्लड कैसे कैप्चर होता है, ये इसमें पढ़ेंगे। फिर उस ब्लड को सर्कुलेट करना भी बहुत जरूरी है। अगर वो आपके लंग में ही रह जाएगा तो आपके सारे शरीर के ऑर्गन फेल कर जाए। तो उसी का अगला चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, कैसे हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम चलती है। जैसे कि आपके सर से पैर तक हर एक नस में खून दौड़ता है, और वो दौड़ाने का काम कौन करता है? आपका हार्ट। दौड़ता कौन है? ब्लड। इसका काम क्या होता है ब्लड का? सारे पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करना टिश्यू से और ऑक्सीजन देना। तो ये भी पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब एक्सक्रीशन ये चैप्टर जो है एलिमिनेट, मैं तो इसको सादे भाषा में एक्सक्रीशन कहता हूँ। ये किताब वालों में एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, इतना लंबा नाम दे दिया।
बोरिंग नाम, सिंपल नाम एक्सक्रीशन। फीटल मटेरियल जो हम खाते हैं डाइजेस्ट होने के बाद अनवांटेड जो मटेरियल होता है उसको फीटल मटेरियल है, उसको बाहर करना जरूरी है, नहीं तो हमारे शरीर में टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। और एक्सक्रीशन जो था वो दो तरीके से होता है, एक तो फीटल मटेरियल होता है और एक हमारे शरीर में यूरिन जो होता है। हम लोग क्या है, यूरियोटेनिक है एनिमल है, हम लोग के शरीर से यूरिन भी बाहर नहीं होता। अगर यूरिन की डिपॉजिट हमारे शरीर में अधिक हो जाए ज़्यादा से ज़रूरत से ज़्यादा तो हम तुरंत मर सकते हैं। तो हम लोग के यूरिन एक टॉक्सिक मटेरियल है, तो यूरिन का एलिमिनेशन भी बहुत जरूरी है बॉडी से। मूवमेंट एंड लोकोमोशन, एक जगह बैठ के आप कुछ कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। मैं भी यहाँ खड़ा हूँ तो एक जगह बैठ के कुछ करने को खड़ा हूँ, चल रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, इसके लिए हमें ये मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर भी बहुत जरूरी है पढ़ना। इसमें हम सारे ऊपर से नीचे तक सारे हड्डियों का नाम जान जाएंगे, सारे हड्डियों की गिनती जान जाएंगे, मूवमेंट का मैकेनिज्म जान जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मसल का मैकेनिज्म पूरा जान जाएंगे। ये भी चैप्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा फिजियो मैं आपको कहा था ना, फिजियोलॉजी जो है पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नीट निकाल लेते हैं और कहीं अच्छे मेडिकल कॉलेज जाते हैं तो अधिकतर जो आपको पढ़ने को मिलेगा वो ह्यूमन फिजियोलॉजी और जियोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी। मैं आपको कोशिश करूंगा इतना पढ़ा दूं कि आगे भी अगर आप कभी पढ़ें तो आपको लगे कि हाँ ये चैप्टर्स मैंने कुछ बेसिक से थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज के लिए मुझे सर ने शाश्वत सर ने पढ़ाया। फिर अगला न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारे शरीर की जितने नसें हैं इम्पल्स कंडक्शन से लेकर के सारे मैकेनिज्म में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नर्वस सिस्टम आपका CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे कंप्यूटर में CPU की ज़रूरत है, ब्रेन से सारे बॉडी को कंडक्ट करने के लिए इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। ब्रेन से बॉडी सारा जो मूवमेंट सारा जो भी प्रोसेस कंट्रोल होता है वो ब्रेन करता है, तो वो नर्व्स के थ्रू करता है। वो पढ़ना भी हमें बहुत जरूरी पड़ेगा। अगला जो है केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। और हमारे शरीर में आप जानते ही होंगे हार्मोन्स भी बनते हैं हमारे शरीर में जो अलग अलग तरीके की प्रोसेसेस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे हार्मोन जो होता है आपके शरीर में वो ब्लड के थ्रू फ्लो करके उस टारगेट ऑर्गन पे जाके आपसे वहाँ से स्टिमुलस जनरेट करवाता है। तो ये भी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कुल मिला जुला के मैं आपको बताऊँ 11th की केमिस्ट्री जो है लंबी तो है, मैं भी मानता हूँ लंबी, 22 चैप्टर्स हैं, 5 यूनिट्स है लगभग, हाँ 5 यूनिट्स है। और लेकिन ये इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। लेकिन अगर आप 12th में जाएंगे ना तो इतनी हार्ड नहीं है बायोलॉजी, ये थोड़ी हार्ड नहीं कह सकते, लेंदी और इम्पॉर्टेंट भी है। तो आपको ये सब बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से। जिसके पिछले मतलब स्लाइड पे जितने चैप्टर्स मैंने बताए और ये अभी जितने बताए सारे लाइन से इंटरकनेक्टेड है, आपको ये सब पढ़ने बहुत ही जरूरी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, प्रणाम।